कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर आ गए हैं और आज हमारा नया टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। खैर, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं हमें अंदेशा हो गया होगा कि इसके बारे में आज हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ कंटेम्प्रेरी सिनेरियो बना है। और वो सिनेरियो ये है कि एक बहुत घृणित कार्य हुआ है भारत के प्रति। पाकिस्तान द्वारा इनिशिएटेड पहलगाम में एक अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 27 सिविलियन जो कि हिंदू थे, धर्म के नाम पर, धर्म को पूछ करके, उनका रिलीजियस आइडेंटिटी को देख करके उनको पॉइंट ब्लैंक पे फायर किया गया। और इस घृणित कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मोदी जी अपने ट्रिप पे थे और वो अपने ट्रिप को तुरंत कैंसिल करके भारत आते हैं और भारत आकर के कहीं ना कहीं तुरंत एक सिक्योरिटी मीटिंग को बुलाते हैं। और सबसे पहला जो कार्य किया जाता है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी का जो समझौता था जल का, उसको तुरंत रद्द करते हैं भारत की ओर से। अब इसका क्या रिपरकशंस है, इसका क्या फॉल आउट्स है, वो हम लोग डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में कुछ आपको मिलेगा जो कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को समराइज़ किया जाएगा। तो खैर, हम लोग बढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ने से पहले आप समझिए, ये जो स्लोगन है या ये जो बात है, यही कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करता है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो मोदी जी का कहना था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकता, ये एक साथ दोस्ती नहीं की जा सकती इस परिस्थिति में। तो इंडस वाटर ट्रीटी देखिए साइन हुआ 19 सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत के, और अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और इस समझौते की जो मध्यस्थता कर रहे थे वो था वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, ये इतना आसानी से नहीं हो गया। इसके पीछे 9 साल तक, 9 वर्ष तक, 9 ईयर्स तक इस पे बात चली। लेकिन बात पे कभी ना कभी कुछ कारण से बात पे रुकावट आ गया। लेकिन इस चीज़ को लगातार परसू करने के बाद ये देखा गया कि चलो कम से कम एक मध्यस्थता करते हैं, और भारत अपना उदारवादी चरित्र को कायम करते हुए ये समझौता करता है। तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ? 19 सितंबर 1960। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान थे उस समय। ट्रीटी किसके द्वारा ब्रोकर किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये ध्यान देने वाला बात है। अब देखिए, इंडस वाटर के बारे में या इंडस रिवर के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडस रिवर क्या है? तो पहला बात तो कि इंडस रिवर एक हिमालयन रिवर है। क्या है? एक हिमालयन रिवर है। अब हिमालयन रिवर वो रिवर होते हैं जो कहीं ना कहीं हिमालयन ग्लेशियर फेड होते हैं, जिनको हिमनद से कहीं ना कहीं पानी, जल स्रोत उनका हिमनद है। इसके कारण वो क्या होते हैं? वो पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब इनमें जल नहीं सूखता। ये 12 मासी होते हैं, सालों भर बहते हैं। ये जो रिवर है ये मेजर हिमालयन रिवर में एक रिवर है। और अदर हिमालयन रिवर्स में आप जान सकते हैं कि इंडस के अलावा और भी मेजर हिमालयन रिवर्स है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, ये सब कहीं ना कहीं तीस्ता, ये सब मेजर हिमालयन रिवर्स हैं भारत के। इंडस एक ऐसा रिवर है जो तीन क्षेत्रों से या 3 देशों से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये चाइना का तिब्बत का क्षेत्र है। ये तो चाइना का रीजन हो गया। ये रीजन आपका भारत का हो गया, लद्दाख से, ये डेमचोक वैली से होकर के आगे गुजर करके और फिर अपना डायरेक्शन को चेंज करके पाकिस्तान की ओर मूव करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरता है और फाइनली अरब सागर में जाकर के प्रवाहित हो जाता है। मतलब इंडस रिवर 3 देशों से होकर गुजरता है, 3 कंट्रीज से होकर गुजरता है। अब इसी का वाटर शेयरिंग के लिए इंडिया और पाकिस्तान में समझौता हुआ कि कैसे करना है। अब इसके पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि हर नदी का कुछ सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो मुख्य नदी को जोड़ती हैं, मुख्य नदी से जाकर जुड़ती हैं। अब जिसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है और झेलम नदी
देखिए यहाँ से निकल करके और फिर यहाँ से होकर के एक तरह से इससे जा कर के मिल ले रही हैं। तो इस जगह पे मिल रही हैं, तो मुख्य नदी से जाके मिल रही हैं, तो ये उसकी सहायक नदी है। उसी तरह चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये सब सिंधु नदी, इंडस नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, मुख्य सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। इस क्षेत्र में भी आपको जंस्कर और बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी जो कहीं ना कहीं इंडस की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन आप लोअर रीजन में देखिएगा तो वो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज एक मुख्य सहायक नदी है। अब देखिए वाटर शेयरिंग कैसे किया गया जब समझौता हुआ। तो वाटर शेयरिंग इस प्रकार से किया गया कि 3 नदी जो कि समझिए कि पश्चिम की ओर है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदी इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान को दिया गया। देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, मतलब आपको जैसे यूज़ करना है वैसे कीजिए, टोटल यूज़ आपको दिया गया। पाकिस्तान को इन 3 नदियों का पूर्णतः पानी दिया गया। वाइल द 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलुज शैल बी फॉर इंडिया, मतलब रावी, ब्यास और सतलुज अगर हम लोकेट करें तो कहाँ पे है, तो रावी, ब्यास और सतलुज हम लोग देख सकते हैं कि रावी, सतलुज और ब्यास ये 3 नदियाँ भारत के लिए हैं। तो रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के लिए रहा। तो 3 नदी उधर का पाकिस्तान के लिए और 3 नदी इधर किसके लिए, भारत के लिए। However, both countries are allowed to limited use of rivers assigned to the other for specific purpose like irrigation and power generation। अब देखिए समझिए, नदी किसी क्षेत्र से बह रही है तो ऐसा तो नहीं कि हम उसका पानी को अपने सिंचाई के लिए भी यूज़ ना करें। अगर वो पानी चल रहा है तो फिर हम उससे मतलब उसमें मेरा नौका भी फ्लोट ना हो, मेरा शिप्स भी ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया कि अगर मान लीजिए ये पाकिस्तान है तो ये रिवर अगर जा रही है तो रिवर के ऊपर हम कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे नॉर्मल जो यूसेज होता है उस यूसेज के लिए काम आएगा, इरिगेशन सप्लाई के लिए आएगा और यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए आएगा, लेकिन हम लोग कोई मेजर यूज़ इस इस वाटर का नहीं करेंगे। तो इसीलिए हाउवर बोथ कंट्रीज अलाउड फॉर लिमिटेड यूज़ का मतलब इतना ही होता है ऑफ द रिवर्स असाइन टू द अदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक इरिगेशन एंड पावर जनरेशन, भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिमिटेड यूज़ के लिए दिया गया। अब देखिएगा इस ट्रीटी में सबसे बड़ा बात यह है कि 100% का केवल 20% पानी ही, 20% जल ही भारत को मिलता है। ये अपने आप में ही स्क्यूड है और बाकी 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। मतलब हम लोग कितना उदारवाद थे और कितना उदारवाद तरीके से इस चीज़ को बंटवारा किया, आप सोच सकते हैं। द ट्रीटी बेनिफिट्स पाकिस्तान एज इट रिसीव्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल वाटर फ्लो फ्रॉम दीज रिवर्स विच आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान स्पेशली इन द प्रोविंसेस पंजाब एंड सिंध। अब मान के चलिए पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः इसी नदी के जल से टिका हुआ है, नहीं तो वहाँ पे सूखा जैसा हालात बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम क्या समझे, इंडस वाटर ट्रीटी में पश्चिम की 3 नदियाँ जो कि आप देख सकते हैं इंडस, झेलम और चेनाब, ये किसका यूज़ के लिए, इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ दिया गया पाकिस्तान को, और बाकी 3 नदियाँ जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं उनका जो यूज़ है वो भारत के पास रहा। अब देखिए जो पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद सबसे पहला जो निर्देश हुआ वो था इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करना। हालांकि एक बात हमको जानना ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हो रहा था तो एक बात बोला गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुआ तो बोला गया कि कभी भी इस पर कुछ भी चेंज करना है तो पाकिस्तान और भारत को साथ में बैठना पड़ेगा, बैठ करके ही इसमें किसी प्रकार का संशोधन या चेंज करना पड़ेगा। वन साइडेड आप कुछ करोगे तो वो हो सकता है इम्प्लीमेंट नहीं हो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके ही आप समझौता किए थे। थर्ड पार्टी मतलब वर्ल्ड बैंक। अब क्योंकि देखिए ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं पूरे मतलब विश्व से भारत के लिए सपोर्ट आ रहा है, तो विश्व के लिए भारत की सपोर्ट आ रहा है और ख़ासकर अमेरिका जैसा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट में है। अब देखिए पहलगाम अटैक के कारण सस्पेंशन ऑफ IWT होता है, जिसके कारण आज पाकिस्तान एक तरह से समझिए घुटने टेक रहा है, रो रहा है। इसका रेपरकशंस क्या होगा और उससे क्या एक तरह से नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, आप ये देखिए। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, द इंडस रिवर नेटवर्क कंप्राइजिंग द झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलज रिवर सर्व एज पाकिस्तान प्रिंसिपल वाटर रिसोर्स, मतलब मुख्य, सपोर्टिंग अ पॉपुलेशन ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस, मतलब करोड़ों पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इसी जल के स्रोत के कारण वहाँ बसे हुए हैं। इसी जल से वो खा पी रहे हैं, इसी जल से उनका सिंचाई सुविधा चल रहा है, इसी जल से उनका पूरा दिनचर्या हो रहा है।
मतलब आप समझिए ये जल अगर नहीं पहुंचा तो उनका स्थिति बद से बदतर होते चला जाएगा। द ट्रीटी विल इम्पैक्ट पाकिस्तान एज इट रिसीव्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल वाटर। अभी हम लोग जस्ट देखें, पूरे पूरे जल का 80% पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, विच आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि, स्पेशली इन द प्रोविंसेस पंजाब एंड सिंध। फिर देखिए, पाकिस्तान रिलाइज, टोटली डिपेंडेंट है सब्सटेंशियली ऑन दिस वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, फार्मिंग एंड पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने के लिए और सिंचाई दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 23% टू पाकिस्तान नेशनल इनकम एंड सपोर्ट 68% ऑफ इट्स रूरल इनहेबिटेंट्स। अब देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 23% योगदान करता है भारत, ये पाकिस्तान के नेशनल आर्थिक आय में। अब समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्रभावित होता है, जो कि प्रभावित होना है क्योंकि ये 80% पानी हम ही लोग दे रहे हैं, और 68% जो वहाँ का जनसंख्या है, रूरल जनसंख्या, वो तो यही पानी पर निर्भर है। तो अगर आप इसको कट आउट करोगे तो कहीं ना कहीं पूर्णतः वो घुटने पर आ जाएगा। द इंडस बेसिन सप्लाईज 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर ईयरली, सोचिए, विच इज़ वाइटल फॉर इरीगेटिंग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एरियाज एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। मतलब एक तरह से फूड सिक्योरिटी क्राइसिस होना सिचुएशन होने वाला है, ये नियर फ्यूचर में हो जाएगा अगर ये ट्रीटी इंडिया टोटली एक तरह से बैन करता है और कहीं ना कहीं वाटर को मोड़ने का कोशिश करता है। तो एनी इंटरप्शन टू वाटर फ्लो would significantly impact Pakistan's agricultural sector, crucial component of its economy and rural livelihood. अब देखिए, रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी विल लाइकली लीड टू लोअर क्रॉप यील्ड। जाहिर सा बात है, अगर पानी कम पहुंचेगा तो सिंचाई कम होगा, सिंचाई कम होगा तो उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी, उत्पादकता प्रभावित होगी, फूड शॉर्टेज होगा। वैसे ही आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन के कारण वहाँ कितना, मतलब एक महामारी है, किस तरीके से वहाँ लोग लड़ते हैं एक एक रोटी के लिए, एक एक आटा के लिए। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा, रूरल एरियाज खासकर डिपेंडेंट, जो कि टोटली फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। इंडिया में सीज रोक सकता है शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा विद पाकिस्तान। देखिए, भारत जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है भारत के पास, हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ पूरा इन्फॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं टोटली वो बैन कर सकता है, बोल सकता है कि हम किसी प्रकार का भी डेटा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। इट मे रेस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी इंस्पेक्शंस ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स लाइक किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब। अब देखिएगा, एक बात समझिए, ये दो प्रोजेक्ट है वो भारत बनाया है झेलम और चेनाब रिवर में। अब झेलम और चेनाब रिवर कहीं ना कहीं टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ किसको दिया गया था, पाकिस्तान को, लेकिन ये रन ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मतलब इससे हम लोग एक तरह से समझिए पानी उतना प्रभावित नहीं होता, हम पानी को मोड़ते नहीं हैं, बस उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, उस फ्लो को उपयोग कर लेते हैं। और हम लोग इसी फ्लो का उपयोग करके किशन गंगा एक प्रोजेक्ट बनाए हैं झेलम नदी पर, रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं चेनाब पे। कहीं ना कहीं भारत अब इस चीज़ को और एक तरह से गति प्रदान करेगा और इस चीज़ को एक तरह से सुदृढ़ बनाएगा। और अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करना भी चाहेगा तो वो टोटली मना कर देगा भारत। अब कहाँ से, अब तो भाई अब पानी ही नहीं देंगे आपको, तो फिर आप ये सब बात उठता ही नहीं है अब यहाँ। इट कुड लीड टू इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल इंस्टेबिलिटी। जाहिर सा बात है, इकोनॉमिक और इंस्टेबिलिटी तो आएगा। विद एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 23% ऑफ जीडीपी, जो हम लोग देखें एग्रीकल्चर 23% ऑफ जीडीपी और 68% रूरल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो गए। तो हम लोग देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो अगर इसको जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया अगर सही से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से डाउनफॉल का स्थिति होगा। खैर, आप लोग ज़रूर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लीजिए और हम फिर से एक वीडियो लाएंगे जिसमें एक डिटेल डिस्कशन करेंगे।